Hello everyone, Ask Your Pharmacist Mariam is back here with another informative lecture on safety methods in pharmaceutical industry. So in this lecture I will tell you about the safety method which should be followed in the pharmaceutical industry and any other danger that could be in the pharmaceutical industry. Because in the pharmaceutical industry multiple operations are going together. So safety methods are very crucial in the pharmaceutical industry. So before starting this lecture, I have a small request you to kindly subscribe my channel and turn on the bell notification so you can receive all the new video notification in your mobile phone or any other device. And if you like this lecture, then kindly like this video and kindly like this lecture and share this video lecture with your friends, fellows, and your colleagues in the pharmaceutical industry, in the pharmacy department, or in any other degree programs. And if you have any query, if you have any question, if you have any request, then you can comment about it on the comment section. I would try my best to reply all your queries. So आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं on the safety method in pharmaceutical industry. Why safety is essential in the pharmaceutical industry? What are the industrial safety? What does the industrial hazards mean? What are the objectives to gain pharmaceutical safety? क्यों ज़रूरी है कि हम एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वर्किंग प्लेस को सेफ बनाएं? So it is very crucial. और बहुत से इन प्लांट जब बनाया जाता है, प्लांट के डिज़ाइन में, प्लांट की बिल्डिंग में बहुत से ऐसे सेफ्टी मेजर्स ऐड ऑन किए जाते हैं ताकि पर्सनल की सेफ्टीज एंड जो इतनी हैवी मशीनरीज एंड एक्सपेंसिव मशीनरीज इंस्टॉल की गई हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उनकी भी सेफ्टी की जाए और उनके साथ साथ पर्सनल की भी सेफ्टी की जाए. सो अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सेफ्टी के लिए उसकी ईज के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं. और मैं आज इस टॉपिक में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हम सेफ्टी मेथड्स ले सकते हैं. अगर कोई अगर एक्सीडेंट पेश आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो उसको कैसे डील करना है. कोई किसी पर्सन को एलर्जी हो जाती है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस कहीं से इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है तो उसको कैसे आप लोगों ने नलीफाई करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको कैसे आप लोगों ने रेक्टिफाई करना है. और अगर कोई हैज़र्ड आता है तो आपने उसको क्लासिफाई करना है, कैसे करना है कि ये कौन सा हैज़र्ड है, कौन सा इसकी टाइप है, कौन सी टॉक्सिसिटी है और आपने इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल सेफ्टी. सो इन लेमन लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जहाँ पे एक पर्सन वर्क कर रहा है तो वो जगह सेफ एंड साउंड होनी चाहिए. वहाँ पे पर्सन को अपनी किसी प्रॉपर्टी का या अपनी लाइफ की या फिर किसी किस्म की इंजरी का या लॉस ऑफ डेंजर का कोई भी खतरा ना हो. तो इसके लिए पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं दैट वो जो होती हैं वो सिटी से हट कर होती हैं इन दी सिटी ऑपोजिट एरियाज. सो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बिल्ड वहाँ पे कुछ ऐसे सेफ्टी ऑपरेशंस रखें कि पर्सन और पर्सनल्स की जो इंजरी है और जो लॉस है वो कम से कम हो. सो इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी और लॉस ऑफ डेंजर ऑफ अ पर्सन प्रॉपर्टी विद इंडस्ट्रियल हैजर्ड. यानी कोई भी अगर क्या इंडस्ट्री जो है वो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर रहा है तो कैसे हमने उस पर्सन को उसे सेव करना है. These are the policies and protection put in place to ensure plant and factory worker protection from hazards that could cause injury. Safety policies put in place by the Occupational Safety and Health Administration are example of the industry safety policies. So इसके लिए policies and safety SOPs डिजाइन की जाती हैं by the Occupational Safety and Health Administration Department. So what are the industrial hazards mean? Hazard is a term associated with the substance that is likely to cause injury and a personal और अ सब्सटेंस दैट माई प्रूव फैटल टू अ पर्सन. या तो वो उस पर्सन के लिए फैटल कॉज हो या उसके लिए नुकसानदेह हो या फिर उसमें कोई इंजरी कॉज करवा सकता हो. फैटल कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो सब्सटेंस जो वो इनहेल कर रहा है फॉर एग्जांपल तो वो उसको इरिटेशन करवा रहा है. या वो सब्सटेंस फॉर एग्जांपल कोई एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में वो वर्क कर रहा है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फिल्टर पेपर बनते हैं एस्बेस्टोस के. तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो एस्बेस्टोस इनहेल कर रहा है तो क्या होगा इवेंचुअली उसको लंग कैंसर हो सकता है. तो ये उस पर्सन के लिए फैटल है. और इंजरी कैसे कॉज कर सकता है फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पंक्चिंग ऑफ द टैबलेट. किसी पर्सन की कोई फिंगर या फिर कुछ भी जो चीज़ है वो उस पंक्चिंग मशीन के नीचे आ जाती है वो तो एक तरह की जो है वो उस पर्सन को इंजरी कॉज कर सकता है. सिरप जो बन रहा है
शुगर का सिरप वो बहुत एट हॉट टेम्परेचर पे बनता है, तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन इन रॉन्गली उस से इन टच हो जाता है तो उसको बर्न हो सकता है, तो दैट्स कैन बी एन कॉज ऑफ इंजरी और कैन कॉज बी अ फैटल। सो टॉक्सिक एंड corrosive केमिकल्स, फायर एक्सप्लोजन एंड पर्सन फॉलिंग इन एक्सीडेंट, यानी पर्सन का कोई अपना मशीन के साथ कोई इंटरेक्शन की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, द मेजर health safety hazards encourage in the operation of the chemical and pharmaceutical industry। जैसे वेयर हाउसेज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के, तो वो बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे मेडिसिन वगैरह रखने होते हैं थ्रू मशीन्स, वहां से कोई पर्सन फॉल कर सकता है, किसी मशीनरी के साथ किसी पर्सन की कोई हो सकती है, वहां से उसको कोई टॉक्सिक केमिकल या कोरोसिव कोई फायर एक्सप्लोजन या फिर चोट वगैरह लग सकती है, तो दैट कैन बी अ फार्मास्यूटिकल हैजर्ड। Identification of the hazard and employing protective measures to control that hazard are important to protect people and personnel from any consequence of the hazards, कि वो किसी किस्म की इंटरेक्शन के साथ ना आ जाए कि उसको कोई पर्सनल या फिर कोई भी जो है वो रिस्क ऑफ द इंजरी या फिर लॉस ऑफ द डेंजर की किसी तरह की भी उसको डेंजर का फेस करना पड़े। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या डिजाइन किए जाते हैं, अंडरस्टैंड द हार्मफुल इफेक्ट, कि क्या क्या डेंजर किसी प्लांट पे उन पीपल्स को फेस करना पड़ सकता है, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क, उस हैजर्ड एंड रिस्क के क्या रिलेशनशिप है, एक्सप्लोर द रूट्स ऑफ एक्सपोजर इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इस तरह हम उन रूट्स को कैच ऑन कर सकते हैं, शेड लाइट ऑन द टाइप ऑफ द टॉक्सिसिटी बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि इस इंडस्ट्री में स्पेशली कौन कौन से और भी टॉक्सिसिटी किसी पर्सन को हो सकती है, कोई फ्यूम्स की वजह से कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसी स्पेशल हो रही है जहाँ पे कोई फ्यूम्स वगैरह हैं जहाँ पे पर्सन जो है वो वहाँ पे सेफ नहीं फील कर सकता, या फिर उसको वहाँ पे कोई फैटल या फिर कोई नुकसान कुछ हो सकता है, उसके ऊपर हम हाईलाइट करेंगे नाउ द मोस्ट टॉक्सिक एनवायरनमेंट हैजर्ड्स इन सब्सटेंस, और हमने ये पॉइंट आउट करना है कि पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट कौन सा है, नॉट इन द पीपल इंटरेक्शन बट इन दी फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। टॉक्सिक मोस्टली पीपल होते हैं, बट यहाँ पे हम टॉक्सिक पीपल की नहीं, हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ द हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं, केमिकल हैजर्ड हो सकता है, कोई केमिकल की वजह से किसी पर्सन को नुकसान हो सकता है, मैकेनिकल हैजर्ड किसी मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी फायर की वजह से कोई हैजर्ड हो सकता है, फायर हैजर्ड इनफ्लेमेबल गैसेस की वजह से हैजर्ड हो सकता है, डस्ट हैजर्ड हो सकता है, यानी वहाँ पे पार्टिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, वहाँ से भी पर्सन को जो है, मैंने जैसे आपको मैंने एस्बेस्टोस की एग्जांपल बताई, सो डस्ट हैजर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजर्ड को डिफाइन करते हैं, हैजर्ड इज अ टर्म एसोसिएटेड विद द सब्सटेंस दैट इज लाइकलीहुड टू कॉज एन इंजरी इन अ गिवन एनवायरनमेंट और सिचुएशन। इंडस्ट्रियल हैजर्ड को डिफाइन करते हैं, इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स में बी डिफाइन एज अ एनी कंडीशन produced by the industries that may cause injury or death to the person and loss of the product or property। उसको कोई लॉस होता है या उसको कोई इंजरी या उसको इवन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू दैट environment। Safety, safety is a simple term means freedom from the occurrence of a risk or injury of the loss। सेफ्टी होती है क्या, हमने उस चीज को रोकना है, रिस्क और इंजरी को कम करना है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है, रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डेंजर ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहा है किसी हैजर्ड की वजह से, हमने वो रोकना है। Health and safety are an integral component of the workforce sustainability and improved productivity of the pharmaceutical industry। अगर वो एरिया लोगों के लिए सस्टेनेबल होगा, प्रोडक्टिव होगा और वहाँ पे वो सेफ एंड हेल्दी फील करेंगे, देन वहाँ पे जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंक्रीज होगी, वहाँ पे लोग सेफ फील करेंगे और उसकी एक रिप्यूट अच्छी होगी इस कंपनी की। द फार्मासिस्ट आर कॉन्स्टेंटली being exposed to chemicals and biological hazard which pose a serious threat to their life। अगर एक फार्मासिस्ट जहाँ पे किसी वर्किंग एरिया में वर्क कर रहा है तो दैट कोज अ सीरियस थ्रेट टू हिम। फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मासिस्ट जो है वो रेडियो एक्टिव यूनिट में वर्क कर रहा है, तो ही इज प्रोन टू गेटिंग कैंसर आफ्टर 4 to 5 years। सो एक वर्क ड्यूरेशन रखा जाता है इसलिए इंडस्ट्रीज में कि एक फार्मासिस्ट या एक पर्सनल मैक्सिमम उस यूनिट में 2 years तक काम कर सकता है, उस पूरी लाइफ टाइम में, यानी उससे ज्यादा वो वहां पे काम नहीं कर सकता, अदरवाइज द पर्सन विल गेट प्रोन टू म्यूटेशन एंड इवेंचुअली उसको कैंसर डेवलप हो सकता है। आगे आ जाते हैं सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या क्या है। स्टैंडिंग ऑपरेशन पोजीशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने हैं, जो भी यूनिट वर्क कर रहा है, चाहे वो आपका सिरप यूनिट है, चाहे वो आपका इंजेक्टेबल यूनिट है, एडमिक्सचर यूनिट है, या आपका वो सिरप यूनिट है, वहाँ पे आपने
प्रॉपर एसओपी डिजाइन करने हैं कि पर्सनल की इंटरेक्शन विद मशीन्स और केमिकल्स की कहाँ तक होनी है। हैंडलिंग ऑफ द हैजर्ड मटेरियल, उनको कैसे हैंडल करना है। अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो पर्सनल्स को रेडियो एक्टिव सेफ्टी सूट्स पहनने हैं, उनको शील्ड्स यूज़ करनी है, इन अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट वर्क करना है, अपनी पर्सनल सेफ्टी प्रायोरिटी पे रखनी है। वाटर सप्लाई इन द ड्रेनिंग सिस्टम, प्रॉपर वाटर सप्लाई रखनी है कि अगर वहाँ पे कोई फायर वगैरह का एक्सीडेंट होता है तो उसको प्रॉपरली हम ट्रीट कर सकें और उस एरिया को प्रॉपर क्लीन रख सकें। फ्लोर एंड फ्लोर कवरिंग प्रॉपर हो ताकि वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस कम हो, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो, बिकॉज इट इज आल्सो फार्मास्यूटिकल हैजर्ड। इमरजेंसी एग्जिट्स हो वहाँ पे, फायर और किसी और भी फायर या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी तरह की भी कंडीशन में इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए। और वहाँ पे पर्सनल को ट्रेन भी किया जाए कि एग्जिट कहाँ से करना है, एग्जिट के कौन कौन से एरियाज हैं, आप किस जगह पे स्टक हो तो वहाँ पे आप कैसे वहाँ से सेफली एग्जिट कर सकते हो। बैकअप प्लान इन एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ भी बुरा होता है तो आपको उसको कैसे डील करना है, ये भी पर्सनल एजुकेशन और फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वहाँ के पर्सनल्स को और खुद को भी एजुकेट करें। स्पेशली ट्रेन पर्सनल, वहाँ पे स्पेशली ट्रेन पर्सनल्स के वर्कशॉप्स वगैरह करवाए जाएं या फिर उनके शुरू में ट्रेनिंग्स करवाई जाएं। हेल्थ पॉलिसीज एंड इंश्योरेंस उन लोगों की रखी जाए, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट उनकी पॉलिसीज की जाएं, उनकी इंश्योरेंसेस करवाई जाएं। रिटन प्रोसीजर्स हर जगह मेंशन किए हों कि इस जगह को उनको कैसे डील करना है। यहाँ पे अगर कोई हमें लगे कि कोई केमिकल हैजर्ड है या कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो वहाँ पर उनके साइंस भी लगाए जाएं। हीट बहुत ज़्यादा किस जगह पे है तो वहाँ पे भी हीटिंग का एक साइन इंडिकेटर लगाया जाए कि डेंजर हीट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ताकि एक पर्सन जो है वो अपनी कोग्निटिव पावर को यूज़ करके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले। आगे जाती है सेफ्टी ऑडिट्स वहाँ पे किए जाएं, क्या क्या वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट पिछले 1 मंथ में क्या क्या किस रेशो से और किस तरह के एक्सीडेंट ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, अगर वो केमिकल थे इंड्यूस्ड या फिर वो फिजिकली इंड्यूस्ड या फिर मशीनरी के इंड्यूस थे, कौन कौन से रिकरेंट जो है वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रिस्क एनालिसिस करनी है आपने। इसी तरह इसकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज करनी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क प्लेस करनी है। ये नहीं कि आपने अपनी मेंटेनेंस नहीं रखनी और मेंटेनेंस की वजह से आपको पता ही नहीं कि आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो वर्क ही नहीं करते या आपके जो फायर का जो अलार्म सिस्टम है वही वर्क नहीं करता। रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पॉलिसीज आपने करनी है। क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, वहाँ पे आपने एक लोगों को प्रॉपर अवेयर करना है, हर पर्सन को पता होगा इफ इन केस दिस हैपेंस देन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप ही शुड डू और शी शुड डू। अगर वो कहीं पे स्टक है, कहीं पे धुआं स्मोक जमा हो गया एंड द एरिया इज क्लोज, तो व्हाट शी और ही शुड डू, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सनल कॉन्टीजेंसी प्लान, कॉन्टीजेंसी प्लान एंड एचवीएक्स सिस्टम वहाँ पे हो ताकि वहाँ की एयर की मेंटेनेंस की जा सके। सॉरी। तो यहाँ पे हमने सेफ्टी एस्पेक्ट्स पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से फार्मेसी के हैजर्ड्स हो सकते हैं और उनकी टाइप्स, उनके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, उनके साइन सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि अब तक आप इधर तक पहुँच गए हैं, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। आगे आ जाता है टाइप ऑफ हैजर्ड्स, कौन कौन से हैजर्ड्स के टाइप हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है आपके पास केमिकल हैजर्ड्स जो कि टॉक्सिक हैं, कोरोसिव हो सकते हैं, इरिटेंट हो सकते हैं, फ्लेमेबल हो सकते हैं और म्यूटाजेनिक हो सकते हैं। टॉक्सिक वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी कॉज कर सकें। कोरोसिव वो हो सकते हैं जो कि कोरोसिव रिएक्शन करेंगे और आपको स्किन के लिए जो है वो या फॉर एग्जाम्पल स्किन के लिए कोरोसिव है तो आपको स्किन की जो है लेयर वो ब्रेक कर सकते हैं। इरिटेंट वो होता है जो कोई एलर्जी वगैरह करवाएगा। कार्सिनोजेनिक वो होंगे जो कि आपकी लंग्स को अफेक्ट कर रहे होंगे, आपकी ब्रोंको को स्पैज्म करवा रहे होंगे। इन्फ्लेमेबल वो होते हैं जो बर्निंग कॉज करवा सकते हैं। म्यूटाजेनिक्स वो होते हैं जो कि म्यूटेशंस करवा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लेस हैजर्ड मटेरियल इंफॉर्मेशन केमिकल हैजर्ड्स आर क्लासिफाइड एज, क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। सो क्लास ए में आ जाती है कंप्रेस गैसेस, जितनी भी कंप्रेस सिस्टम गैसेस होंगी ना वो सारी क्लास ए में आ जाएंगी। उसमें कंप्रेस गैसेस आ जाती हैं और डिजोल्व गैस और लिक्विफाइड गैस आ जाती हैं। जो क्लास बी है उसमें सारी की सारी जो फायर इंड्यूसिंग चीजें हैं ना वो होंगी। फ्लेमेबल जैसे फ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल सॉलिड, फ्लेमेबल एरोसोल्स एंड फ्लेमेबल रिएक्टिव मटेरियल्स, कुछ भी हो सकता है जो फ्लेमेबल हो।
क्लास ए में कंप्रेस्ड गैसेस, क्लास ए में क्या है गैसेस, और क्लास बी में क्या है फ्लेमेबल थिंग्स। एंड क्लास सी में आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लास सी में आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स लाइक ऑक्सीडाइजर्स एंड ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स और गैस और ऑक्सीडाइजर्स में कोलोरेट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, पर मैग्नेट्स, पर क्लोरेट्स, नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स एंड इजीली ऑक्साइडेबल ऑक्साइडेड मेटल पाउडर्स। ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स होंगे, किसी तरह के भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हों, वो क्लास सी के आ जाते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, डाइथाइल ईथर डाइऑक्सोन एंड मिथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर। क्लास डी में आ जाते हैं जो पॉइजनस और इन्फेक्शियस होते हैं, जैसे साइनाइड एंड टी सॉल्ट एंड एस्बेस्टोस। क्लास ई में वो आ जाते हैं जो क्रोसिव होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक एसिड, बेसिस एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो क्लास ए में क्या आते हैं, क्लास ए में आते हैं आपके गैसेस, क्लास बी में आते हैं आपके फ्लेमेबल्स, क्लास सी में आते हैं ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, क्लास डी में आते हैं पॉइजनस एंड इन्फेक्शियस मटेरियल्स, एंड क्लास ई में आते हैं आपके कोरेसिव मटेरियल, और क्लास एफ में आते हैं आपके um, और क्लास एफ में आ जाते हैं आपके डेंजरस रिएक्टिव मटेरियल्स। दोबारा रिवाइज करते हैं, क्लास ए में आती हैं आपकी गैसेस, क्लास बी में आती हैं आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लास बी में आती हैं आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लास सी में आती हैं आपकी इन्फेक्शियस एंड पॉइजनस मटेरियल्स, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स, क्लास डी में आती हैं आपकी पॉइजनस इन्फेक्शियस मटेरियल, क्लास ई में आती हैं आपकी कोरेसिव मटेरियल, एंड क्लास डी में एफ में आते हैं आपके पास डेंजरस रिएक्टिव मटेरियल जैसे इथाइलिन ऑक्साइड एंड फॉस्फोरिक मटेरियल्स लाइक वाइट फॉस्फोरस, डाइथाइल एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड एंड लिथियम। आगे आ जाते हैं आपके, ये होगी क्लासिफिकेशन। आगे आ जाती हैं कुछ इंडिकेशंस एंड जो कुछ पोस्टर्स मेंशन होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या किसी भी वर्किंग लैब में, जो कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डेंजरस चीज हो सकती है। तो ये पिक्चर्स हैं इनकी, और इनके इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, ये इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं EOFF प्लस एंड नेम एंड सिंबल्स एंड द पिक्चर्स आर गिवन हियर। तो पहले हम देखते हैं एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का इंडिकेटर ये होता है, जैसे ये एक शेल है एंड इट्स ब्रेकिंग अप एंड एक्सप्लोसिव, एंड इसका सिंबल है E and it stands for explosive. Then comes the oxidizing agent. It's not a fire. Fire का बिल्कुल ये इमोजी है. It's oxidizing. ओ ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल कौन से होते हैं, क्लास सी के। देन आ जाते हैं flammable and highly inflammable and extremely flammable. It's indicating danger and fire. F and F plus, F indicates highly inflammable and F plus indicates extremely inflammable. Then comes the T and T plus. T means toxic and T plus means very very toxic. तो इसके लिए एक खोपड़ी का साइन होता है और उसके नीचे दो हड्डियां लगाई होती है टॉक्सिक। देन आ जाता है ये क्रॉस का साइन। क्रॉस साइन इंडिकेट्स एक्स एन इंडिकेट हार्मफुल एंड एक्स आई इंडिकेट इरिटेंट। हार्मफुल एंड इरिटेंट के लिए एक्स का इंडिकेटर होता है। क्रॉसिव, जैसे ये देखें केमिकल गिर रहा है और वहां पे उसने बेचारे ने ब्रेक कॉज करवा दिया, तो क्रॉसिव के लिए वर्ड यूज होता है बी, एंड इट्स हार्मफुल और इरिटेंट के लिए भी यूज होता है। देन आ जाता है हमारे पास बायोहैजर्ड, उसके लिए साइन होता है बी। अच्छा, जो हार्मफुल और इरिटेंट है ना क्रॉसिव का, उसका और बी दोनों का सिंबल सेम है, बट जो साइन है ना, जो पिक्चर सिंबल है वो डिफरेंट है। ठीक है, आपने इसका इससे डिफरेंस रखना है। ये जो सर्कल्स हैं, एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल दो है, तीन, और एक सर्कल ये सेंटर में, चार सर्कल्स, तो वो होंगे बायोहैजर्ड्स का। एन होगा डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट, दैट कैन बी पोल्यूटेंट एंड डेंजरस इन्वायरमेंट, प्लांट्स को किल कर रहा है, पानी को खराब कर रहा है, दरख्तों को खराब कर रहा है। आगे जो साइन आ जाता है ना ये वाला, ये बेंटन का साइन क्वेश्चन वाला, रेडियो एक्टिव साइंस, ये है रेडियो एक्टिव का साइन, इसका सिंबल होता है आर। जी ठीक हो गए सिंबल्स। अब हम इन सिंबल्स की थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग होता है जो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उस मटेरियल को बर्न या फिर मोर फायरली कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग इज समथिंग आल्सो लाइक फायरफुल, इसमें भी ये भी हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है, बट इट्स नॉट लाइक फायर। हाईली इन्फ्लेमेबल, द सब्सटेंस इजीली कैच फायर। कैचिंग फायर एंड burning is something different. Toxic substances, खोपड़ी का साइन, substance cause death, they may be have effect when swallowed and breathed in. जब इन चीजों को ब्रीथ कर लिया जाता है या swallow किया जाता है तब ये डेंजरस होते हैं। ओके और ये जो एच वाला साइन होता है हार्मफुल एंड इरिटेंट का, वो होता है द सब्सटेंसेस दैट सिमिलर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस बट हैव लेस डेंजरस।
डेंजरस कम होती हैं, टॉक्सिक से कम डेंजरस है, बट दे आर समहाउ डेंजरस, उनसे भी बच के रहना। corrosive वो होते हैं द सब्सटेंसेस दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज इंक्लूड आईज एंड स्किन, यानी स्किन और आइज को वो डायरेक्टली अटैक करते हैं और उनको ब्रेक कर सकते हैं, उनके लिए इरिटेंट हो सकते हैं। इरिटेंट होते हैं एक्स आई, अच्छा ये दोनों एक्स के साइन है, बट इसके ऊपर एच लिखा हुआ है हार्मफुल, और जिसके ऊपर आई लिखा हुआ है वो इरिटेंट है। सब्सटेंसेस आर मोर corrosive बट आर कॉज रेंडरिंग एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन। ये साइन आ गया वेंटन वाला, रेडियो एक्टिव वाला, पेनिट्रेटिंग रेडियो रेडिएशन एंड कार्सिनोजेनिक, कैंसर इंड्यूस करवाते हैं। और ये वही बॉम्बशेल वाला साइन, एक्सप्लोसिव वेरी अनस्टेबल फॉर्म ऑफ द एंड गो फास्ट एंड दे कॉसेस एक्सप्लोजन। ये सारे हैजर्ड साइन एंड सिंबल्स थे, उनकी एक्सप्लेनेशन थी। आगे हम देखते हैं सेंसिटाइजिंग एंड रिप्रोडक्टिव सब्सटेंसेस, रिप्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। सो अकॉर्डिंग टू द जर्मन कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हेल्थ हैजर्ड ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, they issued a list on the compounds that can be sensitizing and reprotoxic in 2013. So according to that MAC commission, sensitizing substances वो substances होते हैं that are capable of inducing immunological response and innocuous antigens. They are classified like into three: SA, SH, and SP. SA for the airway irritant, SH for the skin irritant, and SP for uh, uh, mm, SP for like आगे दिखा होगा, SH सबसे पहले देखते हैं जो कि स्किन के लिए इरिटेंट होता है। SH is irritant for the skin. So label ASH, the label ASH designated to the substance that cause allergic or irritant to the skin and the mucus that close to the skin, like it is a skin sensitizing. It will cause irritation on the skin. It can cause irritant contact dermatitis, allergic contact dermatitis, protein contact dermatitis, and contact urticaria. So it will be irritant to the skin, and it will cause irritation and allergy on the skin. The label SA indicates the airway sensitization. This involves allergic reaction that will cause bronchial constriction, bronchial asthma, rhinoconjunctivitis वगैरह, ठीक है, यानी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स करवाएगा वो सब उनको इंडिकेट करेंगे SA से। एंड अदर इफेक्ट एसोसिएटेड विद द सिस्टेमिक रिएक्शन एंड एनाफिलैक्सिस। और जो SP होता है वो भी तकरीबन ब्रीदिंग वाला ही तकरीबन होता है, पर वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, सॉरी स्किन से ही रिलेटेड होता है एसपी, बट ये थोड़ा लाइट से रिलेट करता है, यानी फोटो सेंसिटाइजेशन, फोटो कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन, यानी एलर्जिक रिएक्शन तब होता है जब स्किन के साथ कोई वो सब्सटेंस रिएक्ट करता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्ट करके इरिटेशन कोज करवाता है। सो ये इसकी जनरल क्लासिफिकेशन थी। एसपी ऐसे होता है एयरवे इरिटेंट, एसपी होता है फोटो कॉन्टैक्ट इरिटेंट सेंसिटाइजेशन इरिटेंट जो कि एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू ऑन द स्किन ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करवाता है। और एसएच जो होता है वो स्किन इरिटेंट है, एसए एयरवे इरिटेंट है, और एसपी जो है वो फोटो कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन करवाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे की सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली अकॉर्डिंग टू द मैक कमीशन ने जो जो इरिटेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी वो देख ली। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी फुल्ली कि आपको एज सुन एज पॉसिबल उस कमेंट का आंसर दूँ। और काइंडली सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल ऑन टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फुल ऑफ एनर्जी आपको मिलती रहे। आगे चलते हैं, म्यूटोजेनिक्स क्या होते हैं। म्यूटोजेनिक्स नेम से शो हो रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि म्यूटेशन कोज करवाएंगे और फर्दर लेवल्स पे जाके कैंसर कोज करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनेक्स 6 ऑफ द काउंसिल डायरेक्टिव 67/546 ECC, mutagenic substances refers to substances giving rise to enhanced occurrence of the genetic mutations that may be transmitted to the offsprings, यानी वो म्यूटेशंस आगे आपकी जनरेशन टू जनरेशन टाइप रन करेंगी। परमानेंट चेंजेस क्योंकि उसमें हो जाएंगी इन दी जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट पर्सनल एंड द मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज इन द फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इवन वो उसमें फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक की भी चेंजेस करवा देगा। एंड इवन इन इट्स ऑफस्प्रिंग्स, आगे जो उसके बच्चे होंगे उनमें भी वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर अल्टर आएगा उस म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि म्यूटेशन जब एक बार हो जाती है तो फिनोटाइपिक म्यूटेशन भी होती है और आपको कैंसर भी हो सकता है। Substance toxic to the reproductive system are referred as RF. क्या करते हैं ये? Reproductive refer. Reproductive refer क्या होती है? RF. The substance causes impaired fertility and or subsequent development of the effect in the pregnancy. अगर आप pregnancy हैं तो आपकी pregnancy को affect करेगा, और अगर you are fertile then it will impair your fertility.
उसके लिए या साइन यूज होता है RF। यानी कुछ ऐसे केमिकल्स अगर फॉर इन केस आपकी इंडस्ट्री में यूज होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव रेफरली होते हैं, तो आप उनके ऊपर RF साइन यूज कर देंगे और बताएंगे भी, साथ मेंशन करेंगे व्हाट डज दिस RF मींस। इट मींस and that it can cause impaired fertility. So chemical exposed to the generally divided into two categories. It can be acute and it can be chronic. Acute वो होते हैं जो कि उनका short time के लिए उसका over exposure हुआ आपके साथ, and it इन हाई कंसंट्रेशन उसकी कंटामिनेशन हुई और आपको severe reaction हुआ उसका, और वो टॉक्सिक इफेक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है, और इवन इट कैन इवन लीड टू डिसेबिलिटी और डेथ फॉर दिस फॉर जस्ट शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ द टाइम। और क्रॉनिक वो होते हैं जो आपको क्रॉनिकली बहुत अरसे से आपको उनके साथ एक्सपोजर चल रहा है, और इट गिव्स दिस इफेक्ट्स आफ्टर ईयर्स। Symptomatic symptoms result from acute exposure usually occurs during or shortly after exposure of to a sufficiently high concentration of the contaminant. This number of exposure for a given contaminant, the symptoms of a acute exposure may be completely different from those of the resulting from the chronic exposure. So दोनों के जो सिम्टम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे फॉर इधर क्रॉनिक, क्योंकि अगर देखें ना फॉर एग्जांपल कोई म्यूटाजन आपको इंटरेक्शन हुई है तो एक दिन में तो आपको कभी भी कैंसर नहीं करवाएगा, इट वुड टेक टाइम। सेम एज जो क्रॉनिक इफेक्ट होगा उसका जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा वो और होगा, क्रॉनिक का रिजल्टिंग इफेक्ट कुछ और होगा। For either chronic or acute exposure, the toxic material may be temporary or reversibly or may be permanent, will cause disability or death. Some chemicals may cause obvious symptoms such as burning, coughing, nausea, tearing agents and rashes. यानी जो आपको, यानी कुछ होते हैं लोग जो मुंह पे आपको बोल देते हैं कि भाई तुम ये हो, that will be acutely dangerous for you. And some person will backbite you और आपकी जड़ें खोद रहे होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आपको कितना डेंजरसली इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो होंगे क्रोनिक। जो बेचारे एक्यूट होंगे वो फौरन फौरन आपको बर्निंग कर देंगे, कफिंग कर देंगे, टेयरिंग आइज कर देंगे, रैशेस कर देंगे। अदर केमिकल में कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ द केमिकल्स ऑन द स्किन। क्या क्या वो एक्सपोजर ऑन द ह्यूमन बॉडी क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। इट कैन इवन कॉज स्किन बर्न, इट कैन कॉज एक्ने, इट कैन कॉज एंथ्रैक्स, that is basically an infection caused by the domestic animals. It can cause ulcer in the hands or in the nose, यानी अगर आप कोई केमिकल aggressive केमिकल अपने हैंड से डील करते हो, इट कैन कॉज अल्सर इन योर हैंड। और जैसे नाइट्रोजन नहीं सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड NaOH जो बेस है, नोज में इरिटेशन कोस कर सकता है अगर आप उसकी फ्यूम्स को इनहेल कर लेते हो, कैंसर कोस करवा सकता है लॉन्ग टर्म में। इरिटेशन ऑन द विंड पाइप, आपकी सांस की नाली में वो मसला करेगा। मैनी केमिकल कैन कोस फियर बर्न्स इफ दे आर कम इन कांटेक्ट विद द लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज में बी डिस्ट्रॉयड विद द फॉलोइंग केमिकल्स, लाइक डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, या डाइजेशन की वजह से, या ऑक्सीडेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन से कैसे होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो आपकी क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन कोस करवाएगा इन दी लिविंग टिश्यूज। डाइजेशन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, या फिर ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, या आपकी स्किन पे या आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन कोस कराएगा। आगे जाते हैं केमिकल हैजर्ड दैट कैन एंटर एंड हार्म द बॉडी by the four main routes, यानी what are the routes for that chemical hazard to enter in your body. So it can be absorption थ्रू द स्किन, लाइक जैसे हिस्टामिन, जैसे अगर आप हिस्टामिन से अगर आपकी स्किन कंटेक्ट भी हो जाती है ना कोई ऐसे प्लांट जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, दैट विल प्रोड्यूस रेडनेस एंड इरिटेशन इन योर स्किन इंस्टेंटली। सो अब्सॉर्प्शन वियर द स्किन, इनहेलेशन आप कोई फ्यूम इनहेल कर रहे हो, इंजेक्शन एंड इंजेक्शन यानी आप वो खा लेते हो, पी लेते हो, सूंघ लेते हो, या आपकी स्किन से वो इन कॉन्टेक्ट आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ द ओवर एक्सपोजर ऑफ द केमिकल्स, अगर इन केस इन एनी एक्सीडेंट अगर आपका एक्सपोजर टू एनी केमिकल हो जाता है तो हाउ विल यू विल मैनेज इन द इंडस्ट्री। ये पर्सनल एजुकेशन और बहुत ज़रूरी है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एनी टाइप ऑफ द इंडस्ट्री जहाँ पे पर्सनल है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे मशीन्स हैं, वहाँ पे पर्सनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ द एक्सपोजर, जहाँ से आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है उस इरिटेंट का, उसको रिमूव कर दो। प्रमोट रिमूवल ऑफ द पर्सन फ्रॉम द एक्सपोजर साइड एट द फर्स्ट प्लेस। एयर रिस्पायरेशन एंड लाइफ लेंथ आर द मैंडेटरी एड्स। आप उसकी फॉर एग्जांपल एयर रिस्पायरेशन स्टार्ट करो और उसकी लाइफ लाइन की जितने भी मेजर साइंस हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करो इंस्टेंटली।
रिससिनेशन यानी उसको आप सीपीआर करो, उसका ब्रीदिंग रेट, उसका ब्लड प्रेशर, उसका सारे जितने भी वाइटल साइंस है उनको नॉर्मल लाने की कोशिश करो। रिससिनेशन रिस्टोरेशन ऑफ द लाइफ ऑफ वन हु इज अपेरेंटली डेड, क्लैप्स हो गया उसका, ये शोक में चला गया, वो फर्दर सपोर्टिव केयर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं इन द मेडिकल इमरजेंसी, बट आपने उस वक्त उसकी रिससिनेशन करनी जरूरी है। डिकंटामिनेशन, विक्टिम हु स्किन या फिर क्लोथिंग या फिर कोई भी ऐसा शूज है या कोई गारमेंट है जो कि कंटामिनेट है जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, उसको रिमूव कर लेना आपने, उस पर्सन को कंटामिनेशन के सोर्स से डिटैच कर देना। देन विगरस शोवरिंग, शोवरिंग विद सोप एंड वाटर, उसको जगह को धो देना है सोप के साथ, पानी के साथ, इंक्लूडिंग इंटेंशन इन द फिंगर नेल्स एंड स्कैल्प इज एडवाइस। अपने स्कैल्प को आपने देखना है और अपनी फिंगर नेल्स को देखना कहीं वहीं पे तो कोई कंटामिनेंट नहीं है आपके फिंगर्स के अंदर फंसा हुआ, नेल के अंदर कोई फंसा हुआ, या आपकी स्कैल्प में ही कोई चीज अड़ गई हो बालों वगैरह में। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, अगर फॉर एग्जांपल इफ इट इज केजिंग एलर्जी तो आपने एंटी एलर्जिक देनी है, अगर आप इट इज कॉजिंग ब्रोंकोस्पैज्म आपने उसका एयरवे रिसेसिनेशन करवानी है, उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं। Acute overexposure may result in the variety of the signs and symptoms that require general supportive and medical management regardless of the specific agent। जो भी सिम्टम्स आ रहा है उसको आपने उसी वक्त ट्रीट करना है, उसको ब्रोंकोस्पैज्म आ रहा है या कन्वर्जन सीजर्स आ रहे हैं आपने उसको उसी वक्त ट्रीट करना है। आगे आ जाता है इसमें कंट्रोल ऑफ द हैजर्ड्स, आपने हैजर्ड को कैसे कंट्रोल करना है, यानी मैनेज तो कर लिया, अब हैजर्ड को कैसे कंट्रोल करना है, एलिमिनेट कर देना है आपने सोर्स को। The most effective and reliable control are those that result in the elimination of the hazard chemical. Fully eliminate the cause of the hazard. आइसोलेशन कर लेनी है, जो भी केमिकल एरिया है, जो भी वो एरिया है हैजर्ड्स जिसमें केमिकल्स होते हैं उस एरिया को आइसोलेट कर दें, वहां पे पर्सनल कांटेक्ट या पर्सनल आउट इन आप कम से कम कर दें। आइसोलेशन ऑफ द केमिकल इन टाइम और स्पेस फ्रॉम दोज पोटेंशियली एक्सपोज कैन बी इफेक्टिव बाय मींस ऑफ कंट्रोल, वहां पे आपने पर्सनल की मूवमेंट कंट्रोल कर देनी है। लोकेटिंग इन अ प्रोटेक्टिव कंट्रोल रूम, इंस्टॉलिंग अ बुफर एरिया, यानी आप वहाँ पे एचवैक सिस्टम इंस्टॉल कर दें कि वहाँ की एयर क्लीन हो जाए। अराउंड अ केमिकल रिएक्टर, यूजिंग अ मटेरियल व्हेन पीपल आर नॉट इन विसिनिटी, और उस मटेरियल को तब यूज करें जब इर्द लोग ना हो, या आप वहाँ पर कोई ऐसा वहाँ पे बूफर सिस्टम इंस्टॉल कर दें, या फिर वहाँ पर आप एक ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल कर दें कि अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, उससे कोई फ्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो फॉरली एग्जॉस्ट हो जाए उस जगह से। आ गई थी इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल यह है कि जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिजाइन कर रहे हैं, जब आप उसको बिल्ड इन कर रहे हैं, तो उसकी बिल्डिंग में ही आप कुछ ऐसी एचवैक सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, एयर कंट्रोल, क्लीन रूम्स और कुछ ऐसे एरियाज आप सेटअप कर दें, बफर्स एरिया वगैरह, कि वहाँ पे थ्रू इंजीनियरिंग ही आप कुछ जो है ना केमिकल एग्जॉशन वगैरह को कंट्रोल कर लें। Engineering control typically reduce exposure at the source by closing, for example, by enclosing the process in vessel or pipes, or by local exhaust ventilation. Prevention of the uncontrolled release is important, कि आप उसकी अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द फ्यूम्स या फिर इरिटेंट ना करवाने दें, उसको इन कंट्रोल लेकर आए। दिस मे बी अचीव यूजिंग स्ट्रेटजीज सच एज क्वालिटी रिडक्शन एंड सेग्रीगेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप react करवाते हो some medicines with the acid or basic for its quality control examination, so it will cause instant fumes generation, जो कि अगर आप 1 ग्राम भी फ्यूम उस ड्रग को डाल देना इन दी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, इट विल क्रिएट पूरे रूम में इरिटेशन हो जाएगी। एंड आई हैव पर्सनली डिड दिस, कि मैंने जो था जो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स थी उनको बायो से परफॉर्म कर रही थी, एंड आई इंस्टेंटली put the crushed tablets in the strong acid and base that was स्ट्रॉन्ग acid and base, यानी जितनी हाई कंसंट्रेशन हो सकती थी एसिड बेसिड की वो थी, और मैंने अपने सीनियर्स के रूम में जाकर उसको डायरेक्टली उसके अंदर वे करके इनपुट कर दिया, और इंस्टेंटली उस पूरे रूम से फ्यूम्स क्रिएट हो गए, और वहाँ पे सब पर्सनल्स को कफिंग एंड नोज इरिटेशन एंड नोज रनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फिर इंस्टेंटली मैंने क्या किया कि रूम्स के डोर ओपन कर दिए और एग्जॉस्ट फैन ओपन कर लिया, ताकि वहाँ पे एयर की वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और जो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट में जो फ्यूम्स और इरिटेंट हो गए वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाए, और पर्सनल्स को वहाँ से उस रूम से एवैक्यूएट कर दिया, कि पर्सनल की जो अटैचमेंट विद कंटामिनेंट एयर है वो कम से कम हो जाए। So for 30 to 40 minutes एयर जब क्लीन हो गई तो देन वी शुड मूव इनटू दैट एरिया।
देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी अगर आप किसी चीज़ को रिपीटेडली कोई हैजर्ड बार बार आपको जो है वो कॉज कर रहा है, यानी डेली बेसिस पे एक स्टेप फॉलो हो रहा है और वो होना ही होना है और इट इज़ कॉजिंग इरिटेशन, तो आप हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसको कंट्रोल करें, बिकॉज in general administrative control will be required for supplement higher level control, because आप लोअर लेवल पे आप 30 मिनट्स के लिए किसी रूम को evacuate कर सकते हो, बट यू नीड अ बायोसेफ्टी evacuated बायोसेफ्टी कैबिनेट फॉर दी दैट केमिकल रिएक्शन जिसमें फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। यू नीड दैट एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस कि आप इंस्टॉल करें एक लैब में बायोसेफ्टी कैबिनेट, बल्कि इट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो चीज़ इरिटेशन कोज कर रही है उसके लिए वो क्या प्रोटेक्टिव मेजरमेंट ले सकते हैं या क्या मशीनरी इंस्टॉल करवा सकते हैं। आगे आ जाता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम। इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम एंड टाइप क्या क्या हो सकते हैं उसके। द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हैज मिनिमाइज द ह्यूमन इंटरेक्शन विद मशीन्स। ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, इंटरेक्शन कम कर लिया है। जो कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिक्सचर्स के फार्मासिस्ट हैं उनको नहीं पता कि सीरप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, दैट थिंग्स आर टोटली डिटैच विद, ताकि वहाँ पे मिनिमाइज किया जाए ह्यूमन इंटरेक्शन और एयर इंटरेक्शन को और वहाँ पे कंटामिनेशन कम से कम हो। इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम आर इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हु वर्क्स इन द हैजर्डस प्लांट्स, और ह्यूमन में वहाँ पे लोगों को भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम और प्रोटेक्शंस के बारे में बताया जाए। Some examples of these are the oil and gas controls, chemicals and the nuclear plants. Industrial safety systems not only protect the human but also protect the environment from the like plant and itself from the chemical reaction. यानी वो अपने waste water को अगर directly नहर में और वाटर में कर रहे हैं, कैनाल में फेंक रहे हैं, तो क्या फ़ायदा कि वो पर्सनल की सेफ्टी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा अपना सिस्टम रखा हुआ है, सारा प्रॉपरली हर चीज़ इंस्टॉल की हुई है, फायर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, उनका प्रॉपर एग्जिस्ट सिस्टम है, वहाँ पे उन्होंने एचवैक सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर वेंटिलेशन रखी हुई है, वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ इंस्टॉल की हुई है, बट वो अपनी जो वाटर स्पिल्स हैं वो डायरेक्टली किसी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में फेंक रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो उस प्लांट के लोगों को थ्रू वाटर कंटामिनेशन अफेक्ट कर ही रहे हैं। उस एरिया में उनको जितना भी प्रोटेक्ट कर लें, बट दे आर डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट एंड इट कैन कोज डेंजर। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी उसके टाइप्स भी देखें, कि ज़रूरी नहीं है आपके आपने इनसाइड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेफ्टी देखनी है, बल्कि आपने आउटसाइड आप इन्वायरमेंट के लिए कितने सेफ है ये भी एक चीज़ इन कंसिडर में लेनी चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल एंड सिस्टम, द सिस्टम डू नॉट कंट्रोल प्रोसेस बट इन फैक्ट कम इन द प्ले व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल अ प्रोसेस। तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम वहाँ आती है जब नॉर्मल मीन से आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर रेदर इंस्टॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव मेजर, जैसे एचवैक सिस्टम हम प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं ताकि वहाँ पे क्लीन, वहाँ पे टेम्परेचर, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग प्रॉपर मैनेज की जा सके। तो वहाँ पे आपने एक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है ताकि आपकी फ्यूम्स बाहर चले जाएं एज अ प्रोटेक्टिव मेजर एंड आर क्विकली बिकमिंग अ नीड ऑफ एवरी वर्किंग एनवायरनमेंट। सेफ्टी शटडाउन सिस्टम, अगर आपको लगता है कि समथिंग इज डेंजर तो आप अपने सिस्टम को जो है वो टाइमली शट डाउन कर दें। दिस सिस्टम आर पार्टिकुलरली हेल्पफुल सो सेफ सो सेफ्टी शटडाउन सिस्टम भी बहुत इसेंशियल है इस चीज में। दिस सिस्टम आर पार्टिकुलरली हेल्पफुल इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड दे आर ऑटोमेटिकली शट डाउन एज अ सेफ्टी सिस्टम व्हेनेवर सेंस ऑफ द डेंजर। यानी जैसे वो डेंजर सेंस करते हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं, और ऑटोमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in protecting this kind of dangerous things, so they can be conducted with the fire and gas system to achieve सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे कोई गैस डिटेक्ट करते हैं, कोई फ्यूम डिटेक्ट करते हैं, तो दैट वुड ऑटोमेटिकली विल अलार्म द सिस्टम और शट डाउन कर देगा सिस्टम को। या कहीं फार्म या फ्यूम्स या स्मोक डिटेक्ट करता है, तो ये जो सेफ्टी शट डाउन ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, दे आर प्लेइंग अ वेरी एसेंशियल रोल इन सेविंग ह्यूमन लाइफ्स, but they can be falsified, but somehow it is also working very well. Artificial intelligence is playing a very important role in the pharmaceutical industry and any kind of industry. So fire and gas system आगे इसको थोड़ा explain करते हैं। These systems are highly sensitive and intelligent. They sense the inflammable gases and smoke, material or liquid spill
इन अर्ली स्टेजेस, यानी अर्ली स्टेजेस पे हम उस चीज को कैच ऑन कर लेते हैं, उस चीज को मिनिमाइज कर लेते हैं लेवल ऑफ डेंजर को. दे कैन बी डिटेक्ट द फायर विद इन द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड गिव ऑडिबल एंड विजुअल सिग्नल्स. फायर अलार्म्स बजल करना शुरू कर देते हैं ऑफ द थ्रेट डिटेक्टेड. द सिस्टम्स कैन बी एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली और मैनुअली. मैनुअल सिस्टम भी कहीं इंस्टॉल होते हैं, कहीं ऑटोमेटिक, कहीं ऑटोमेटिक मैनुअल, दोनों होते हैं. तो दे आर दी अदर सिस्टम सच एज द प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स भी होते हैं. दे ऑल्सो डिटेक्ट दी प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर कभी आप विजिट करें ना, तो वो एक पूरा फुली क्लोज इन्वायरमेंट होता है. कहीं से भी आपकी कंटामिनेटेड एयर फ्रॉम आउटसाइड नहीं आ सकती. इवन जो आपके कॉरिडोर्स होते हैं वो भी बफर एरियाज होते हैं, वहां पे भी एयर कंट्रोल होती है, एयर लेवल कंट्रोल होता है, एयर कंटामिनेशन, एयर पार्टिकल, एयर के अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं होंगे. वो बहुत फुली क्लीन एनवायरनमेंट रखा जाता है वहाँ पे, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर पैकेजिंग करनी है तो वहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स मेंटेन किए जाते हैं. तो प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम दैट आर वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. आगे आ जाते हैं इसके हेल्थ एंड इंटीग्रल पार्ट्स, उसको कैसे कैसे करना है, क्योंकि इंटीग्रल कंपोनेंट है हेल्थ सेफ्टी एंड, क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है वो सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव होगा जहाँ पे उसको सेफ फील करेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हमने कैसे कैसे सेफ्टी मेजर करने हैं कि अगर कोई स्पिल होती है उसको आपने क्लीन करना है, जो भी उसकी एसओपी में मेंशन है. मेंटेन अ टाइडी वर्किंग एनवायरनमेंट, फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स, वेयर अ लैब कोट, वेयर किट, जो भी आपकी प्रोडक्टिव किट होती है, जो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से पहले शू कवर, हेड कवर, बॉडी कवर जो भी यूज करते हैं, क्लोथिंग एंड शूज, सब कुछ यूज करना है. नेवर स्मोक इनसाइड द लैब but because any inflammable substance can catch fire. Lab containers correctly रखने हैं, wear eye protection and other personal protective instrument, जो भी equipments होने हैं, personal protective equipments. I hope so कि PPE जो है पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट पूरी किट होती है, पूरी वाइट कलर की, जिसके अंदर हेड कवर्स आ जाते हैं, गूगल्स आ जाते हैं, वो मास्क आ जाता है, शू कवर आ जाता है और फुल बॉडी कवर, जो कि कोविड के जो वार्ड में लोग यूज करते हैं ना, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं. डू नॉट वेयर clothing that exposes the skin, e.g. shorts and t-shirts, and do not eat in the lab, and keep entryway clean, and regularly check the that glassware are not cracked, because अगर crack होगा तो उसको आप it can easily cause an accident. तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी कंसिडरेशन आपने रखनी है, आपने अपनी प्रैक्टिकल थिंग्स में जो है वो प्रॉपर चीज़ें रखनी है. अगर कोई आपको लगता है कि कोई रिस्क आपको आने वाला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, तो उसके लिए परफॉर्मा होता है रिस्क असेसमेंट का. तो आपने परफॉर्म करनी है रिस्क असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द OSHA मॉनिटर्स वर्क प्लेस. वहाँ पे आपने देखनी है, आइडेंटिफाई करना है, उसको नोट करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को पिन पॉइंट करना है, उनको प्रीवियस रिकॉर्ड भी देना है, उनको लेटेस्ट अपडेट भी देनी है कि यहाँ पे वर्क प्लेस में हमें ये मसले आ सकते हैं. सो कीप मटेरियल्स एंड the material safety data sheets. Pharmaceutical company commonly work with hazardous chemical that can put any handler at risk. Material safety data sheets contain information about the chemicals and the substances being used. यानी जो जो chemicals वहाँ पे use है ना, उनकी सारी information. The safety chemicals sheet should provide identification of the chemical substances that provide contact with the information, identification and hazard of that present, and the composition and ingredients and a toxicology report. फर्स्ट एड मैयर आपने वहाँ पे रखना है, वहाँ पे हैंडलिंग एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन रखनी है, एंड डिस्पोजेबल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव वहाँ पे अपने प्रॉपर रखनी है. फर्स्ट एड किट वहाँ पे होनी चाहिए, सारे प्रोटेक्टिव मेयर्स वहाँ पर आपने फॉलो करने हैं. आगे इसकी कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन, जहाँ पे भी हमने डिस्कस की, एक चीज़ पॉइंट तो क्लियर हो गई कि सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, एंड सेफ्टी एस्पेक्ट से हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कर देखना है. तो ये एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट नहीं होता, ये एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि ये उस जगह की इन्वायरमेंट और उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बेनिफिट में वो जगह जाती है. द सोर्स ऑफ पॉसिबल हैजर्ड रिस्क एनालिसिस एंड कंट्रोल प्रोसीजर रखने चाहिए, एंड प्रिवेंशन मेजर्स एंड कॉन्टेंजेंसी प्लान. अगर इमरजेंसी में अगर आती है तो उसके लिए आपका क्या कॉन्टेंजेंसी प्लान है, क्या इमरजेंसी प्लान है, आर द 5 मेन essential to ensuring a complete safe environment in the pharmaceutical industry. So यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में पूरी फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री की सेफ्टी की प्रोफाइल सारी हमने आज कंगाल के पढ़ ली. आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आप एंड तक आए हैं तो आई होप कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बिल्कुल फ्री है. आई एम नॉट चार्जिंग एनी हैवी चार्जेस फॉर दिस लेक्चर.
मैं बस आप लोगों से सपोर्ट मांग रही हूँ। इट डजंट टेक एनी कॉस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मासी इन एनी क्राइटेरिया, आपको फार्मेसी स्टूडेंट्स हो आप, या फार्मास्यूटिकल फार्मासिस्ट हो, या फिर आप कहीं भी एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हो, एज अ क्लिनिकल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज अ रिटेल फार्मेसी, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं फार्मेसी के फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पे पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है। और काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, share this video as much as you can in your WhatsApp group and Facebook groups and LinkedIn groups. And if you have any query, you can ask in the question. Thanks for listening. Your Ask Your Pharmacist, Mariam.